सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिना अस्पताल में शोबा साइबर नाइफ में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता साइबर नाइफ रोबोट का चंद रोज़ कबल इफ्तिताह किया गया है। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है कैंसर के इलाज किया जा रहा है और तकरीबन जिस्म के 5 किस्म के कैंसर का इलाज जो है जदीद रोबोट के ज़रिए, जदीद शुआओं के ज़रिए किया जा रहा है। अगर अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो शुआओं के ज़रिए कैंसर के ट्यूमर को जो है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव किया जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब टोमोथेरेपी की भी ज़रिए दीगर आज़ा के कैंसर में मुब्तला मरीज़ों का इलाज भी किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है, किस तरीके से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का भी इफ्तिताह किया गया था, जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात अंडर वन रूफ पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए गए थे और अब बाकायदा इनका आगाज़ कर दिया गया है। तकरीबन दुनिया के 15 शहरों से लोग जो हैं वो ममालिक से लोग जो हैं वो यहाँ आए हैं साइबर नाइफ और यहाँ पर आकर अपने कैंसर का उन्होंने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाया है। ये वो ट्रीटमेंट है कि जहाँ दुनिया भर में इस ट्रीटमेंट के लिए पर पेशेंट 10 to 20,000 डॉलर जो है कॉस्ट आता है, लेकिन कराची के जिना अस्पताल में सिंध गवर्नमेंट और पेशेंट एड्स फाउंडेशन के तहत शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स का जो है वो इलाज किया जा रहा है। न्यूली इनॉग्रेटेड साइबर नाइफ प्रोजेक्ट में के यूनिट में जो है वो मौजूद हैं और इस वक्त कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको मनाज़र दिखा सकें कि यही वो न्यू रोबोट जो है वो यहाँ पे रखा गया है, जिसकी चंद रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनॉग्रेशन भी की थी और यही वो रोबोट है जिसके ज़रिए जो कैंसर का ट्रीटमेंट पहले 1 घंटे में होता था अब वो 20 to 25 मिनट्स में कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ साइबर नाइफ के सरबराह डॉक्टर तारिक महमूद भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके इस नए इनिशिएटिव पे। सर, ये बताइएगा कि इसके बाद न्यू रोबोट के आने के बाद जो है अब पेशेंट्स को कितनी ज़्यादा सहूलत होगी और सर ये भी बताइएगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ रिकग्निशन जो है आप लोगों को मिल चुकी है, अब तक कितने पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे ट्रीट किए जा चुके हैं। देखें, जो हमने पहला रोबोट इस कमरे में जो लगा हुआ था उसको हम अब टीचिंग ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे। इस रोबोट पे वो जो काम 90 मिनट में करता था ये 20 से 25 मिनट के अंदर करेगा। तो आप कह लें कि हमारी कैपेसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई है। तो एक तो इंशाल्लाह अब ज़्यादा पेशेंट हम कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक जनरली लोगों को साइबर नाइफ का ये पता है कि वो ब्रेन के लिए होता है, जबकि साइबर नाइफ जो है वो प्रोस्टेट के लिए भी बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अगर किसी को स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर हो तो उसके लिए भी एक आइडियल मोडालिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारे पास प्रोस्टेट के भी काफ़ी पेशेंट आएंगे। तो इस वजह से हमारी अब कैपेसिटी है, जैसे हमने 2012 में लगाया, फिर 15 में अपग्रेड किया, 18 में दूसरा साइबर नाइफ लगाया, अब ये यूनिट लगाया, तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहें और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कौन कौन से कैंसर्स हैं जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है साइबर नाइफ के ज़रिए, और ये भी बताइएगा कि हाउ डज़ इट वर्क, किस तरीके से काम करता है। तो साइबर नाइफ जो है ये एक जाइंट साइज़ का रोबोट है, ये इसकी गन्स है और ये टेबल है जिसके ऊपर पेशेंट आके लेटता है। पेशेंट यहाँ पे लेट जाता है जब, तो ये एक बंकर है, हमारा जो टेक्नीशियंस हैं वो बाहर होते हैं, वो इस रोबोट को जो कि इसको प्रोग्राम कर दिया जाता है कि ये मरीज़ है, इसके अंदर ये ट्यूमर है, इस ट्यूमर को तुमने अब मार देना है, ठीक है। तो ये रोबोट मरीज़ को टच नहीं करता, उससे 1.5-2 फुट के फासले पे रहता है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज रेडिएशन अंदर भेजता है ट्यूमर में। इसकी ब्यूटी ये है कि ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं करता, ठीक है। उस प्रिसीजन के साथ ये उस ट्यूमर को रेडिएशन के साथ जला के ख़त्म कर देता है, भस्म कर देता है, ठीक है। और वो जो सेल्स हैं वो जब हम एक दफ़ा साइबर नाइफ कर देते हैं, वी आर 100% श्योर 2012 से आज तक जितने मरीज़ किए हैं जिनके हमने सेल जला दिए हैं वो दोबारा कभी सेल उगते नहीं हैं, ठीक है। और मरीज़ के वो जो अंदर कचरा सा रह जाता है वो आहिस्ता 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 बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं उसको खा जाते हैं।
ये भी बताइएगा कि कौन कौन सा कैंसर है जिसको यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ब्रेन, प्रोस्टेट के अलावा कोई और कैंसर नहीं है जिसका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सके? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमसे भी सवाल करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है, आप हमें साइबर नाइफ भेज दें, हमें किडनी का कैंसर हो गया है, ब्लैडर कैंसर है, आप साइबर नाइफ भेज दें। तो सर ये भी थोड़ी सी वजाहत कर दें नाजरीन के लिए कि कौन कौन से कैंसर हैं जिसका ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है और किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, रजिस्टर किस तरीके से करवाएं अपने आप को, और कितने सेशंस होते हैं मैक्सिमम रोबोट के, ये भी बताइए। तो साइबर नाइफ जो है वो सॉलिड ट्यूमर्स का, जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, स्पाइन है, प्रोस्टेट है, लिवर है, लंग है, तो सॉलिड ऑर्गन के अंदर जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं उनको ट्रीट करता है, नंबर 1। नंबर 2, साइबर नाइफ अर्ली स्टेज के ट्यूमर को, जैसे सर्जरी अर्ली स्टेज में हो सकती है, इसी तरह साइबर नाइफ सर्जरी करता है, तो अर्ली स्टेज के ट्यूमर्स को ही कर सकता है। बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं, हेड एंड नेक के ट्यूमर इस पे नहीं करते, वो हम टोमोथेरेपी पे करते हैं या एक्विनॉक्स पे करते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइन के ट्यूमर इसके ऊपर नहीं होते, यूरिनरी ब्लैडर के ट्यूमर इस पे नहीं होते, ठीक है। तो ब्रेन, स्पाइन, प्रोस्टेट, लंग, लिवर और पैंक्रियाज, ये मेन 5 ऑर्गन्स हैं जिनका, या 6 ऑर्गन्स हैं जिनका साइबर नाइफ के साथ ट्रीट होता है। लेकिन अगेन अर्ली स्टेज होगा तो इस पर ट्रीट होगा, एडवांस स्टेज होगा तो फिर दूसरी मशीन्स के ऊपर जाएगा। अच्छा सर, यही बताइएगा कि पेशेंट्स अगर यहाँ आते हैं तो किस तरह रजिस्टर्ड हो? ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ममालिक से लोग यहाँ आ चुके हैं, अब तक कितने पेशेंट्स आप लोगों ने ट्रीट किए हैं, और पर सेशन या पर पेशेंट क्या कॉस्ट आ रही है? तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान के 167 शहरों से और 15 मुल्कों से अभी तक लोग हमारे पास 2012 से अभी तक इलाज करा के जा चुके हैं। मरीज़ जो होता है उसको तकरीबन 2.5 घंटे की रेडिएशन चाहिए होती है। अभी तक जो हमारे सिस्टम थे इस पे टाइम कम हो जाएगा, किसी को 1 ही दिन देते हैं, किसी को 3 दिन में देते हैं 45 मिनट, किसी को 5 दिन आधा घंटा। वो मरीज़ की ट्यूमर, उसकी साइट, उसके क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो इर्द गिर्द होते हैं उनको हम एवेलुएट करके ये फैसला करते हैं। हम हर मरीज़ को 1 दिन में ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगेन इन दिस इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट कि हेल्दी टिश्यू को कम से कम हीट जाए, उसको हम फ्रैक्शनेट कर देते हैं। तो ये मरीज़ के इंटरेस्ट या मरीज़ की सेफ्टी के लिए होता है। 1, 3 या 5 सेशंस होते हैं। बाकी हमारे पास जो कॉस्ट की बात कर रही हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर हम वाहिद हैं जहाँ ये फ़ी सबीलिल्लाह होता है, कोई कैश काउंटर नहीं है, किसी किस्म का किसी मरीज़ से कोई चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है, चाहे उसकी नेशनलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी कुछ भी हो। अदरवाइज़ एक मरीज़ पे हमारा तकरीबन $1000 से $2000 एक्सपेंस आता है, जो पेशेंट्स एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मिल के बियर करती है। यकीनन पर पेशेंट जो है वो $1000 से $2000 जो है वो कॉस्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये तमाम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। आइए चलते हैं, आपको नेक्स्ट यूनिट में लेके चलते हैं, टोमोथेरेपी में। वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे तरीका इलाज क्या है और किस तरीके से वहाँ पे मशीन्स जो हैं वो काम करती हैं। इस वक्त हम टोमोथेरेपी यूनिट में मौजूद हैं और यहाँ पर एक पेशेंट को शुआएं देने के लिए जो है वो रेडी कर दिया गया है, और अब से कुछ देर बाद जो है पेशेंट्स की रेडिएशन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमजा मौजूद हैं जो कि यहाँ के रेडिएशन थेरेपिस्ट हैं। आप बताइएगा कि टोमोथेरेपी क्या करती है बेसिकली, और साइबर नाइफ से ये किस तरह जो है मुख्तलिफ है, और कौन कौन से कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको टोमोथेरेपी के ज़रिए जो है ट्रीट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पूछा है कि टोमोथेरेपी बेसिकली क्या है, साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी दोनों ही रेडिएशन थेरेपी की मशीन है। बट अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो साइबर नाइफ इज़ अ रोबोट एंड टोमोथेरेपी इज़ द डिफरेंट, इट्स काइंड ऑफ साइबर नाइफ। सो बेसिकली साइबर नाइफ के अंदर हम अर्ली स्टेजेस के कैंसर को हम ट्रीट करते थे, बट टोमोथेरेपी इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। वी कैन ट्रीट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर्स, इवन दोज हमारे पास इसके अंदर आ रहे हो तो हेड टू टो हम किसी भी साइट को हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। साइबर नाइफ के अंदर हमारे पास लिमिटेड थी चीज़ें थी, जैसे ब्रेन हो गया या हमारे पास प्रोस्टेट था, बट यहाँ पे टोमोथेरेपी एक वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो पूरी पाकिस्तान के अंदर अभी कहीं भी मौजूद नहीं है, और उसके अंदर हम यहाँ पे हेड टू टो किसी भी टाइप के कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास बक्कल म्यूकोसा है, ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बोन्स की, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ
साथ साथ इसके अंदर एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, और एक इसके एडवांसमेंट ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद टेक्नोलॉजी है जो ट्रॉमा थेरेपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अच्छा, क्या अगर शुआएँ लगवाता है मरीज़ तो क्या उसको कीमोथेरेपी की नीड नहीं होती? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि उनकी डिज़ीज़ किस टाइप की है। ठीक है, अगर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको कीमो की नीड है तो उनकी कीमो के साथ हमारे पास रेडिएशन चल रही होती हैं, या अगर हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जो ब्रेन के पेशेंट हैं तो उनकी कीमो अगर नीड है तो उनको कीमो दी जाएगी, वरना फिर अदरवाइज़ उनको हम रेडिएशन थेरेपी के थ्रू ही इलाज उनको दे रहे होते हैं। यकीनन टोमोथेरेपी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की वाहिद मशीन है जिसके ज़रिए तकरीबन तमाम ही किस्म के कैंसर का जो है वो इलाज शुआओं के ज़रिए किया जा रहा है। साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी इस वक्त जो है पाकिस्तान में कहीं और दस्तयाब नहीं है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो है जिन्ना अस्पताल और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मरीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल साइबर नाइफ में नो कैश काउंटर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मुल्क भर समेत दुनिया भर से पेशेंट्स जो आ रहे हैं और आकर जो है यहाँ पर इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साइबर नाइफ के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए, जदीद तरीका इलाज के ज़रिए जो है ट्यूमर जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, जबकि टोमोथेरेपी के ज़रिए भी जो है शुआओं के ज़रिए मुख्तलिफ़ मरीज़ों का जो है वो इलाज किया जा रहा है। आइए जानते हैं पेशेंट्स का क्या कहना है। पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा आंटी, आपको किस चीज़ की तकलीफ़ है, क्या मर्ज़ आपको लाहक है, यहाँ पे कैसा इलाज हो रहा है, मुतमईन है, कोई खर्चा वर्चा आया आपका? मुतमईन है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बल्कि बेहतरी की तरफ आ रही हूँ मैं। मेरा इलाज नहीं हो रहा था, अब यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। नवाबशाह से आई हूँ मैं। किस चीज़ का कैंसर है आपको? गले का, मगर जब से शुआएँ लगी है बेहतरी की तरफ आ गई, बिल्कुल आवाज़ चली गई थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आवाज़ भी आ गई है, मेरा इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा आंटी, आप बताएं कि कितना मुतमईन है यहाँ पर इलाज से, कोई ख़र्चा आ रहा है यहाँ पर? नहीं नहीं, कुछ भी खर्चा वगैरह नहीं आ रहा, माशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ आ रही है। यानी कि ये हिस्सा भी सारा इसमें कवर है, और अब वो साइड की तरफ आ गया नीचे। आवाज़ भी खुल गई है, पहले आवाज़ भी नहीं थी इनकी, अब माशाल्लाह से आवाज़ भी खुल गई। कुछ खा पी भी रही, पहले खाया भी नहीं जाता था, अब थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह से खाने भी लगी है। यकीनन लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं इलाज से। आप भी बताइएगा आपको किस चीज़ का कैंसर है, और ये भी बताइएगा यहाँ पे कैसा इलाज हो रहा है। मुतमईन है आप यहाँ से? छाती का कैंसर है, बहुत इलाज है, हम गरीब है, बहुत मदद है, बहुत अच्छा इलाज है, अच्छा बहुत इलाज है। यकीनन वो अफराद जिनको जो है मुख्तलिफ़ अमराज के मुख्तलिफ़ आज़ा के जो है वो कैंसर हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर जो है साइबर नाइफ समेत टोमोथेरेपी से भी जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरा नाम ताजदार ख़ान है और मैं पेशावर से आया हूँ। मेरा ये ब्रेन ट्यूमर का मसला था, तो 2 साल पहले सर्जरी करवाई वहाँ पे। तो उसके बाद अभी दोबारा टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने कहने लगे कि ये दूसरी बार सर्जरी रिस्की है। तो फिर मुझे यहाँ का पता चला, यहाँ पे ये साइबर नाइफ वालों के लिए वो शुआओं से जो इलाज करते हैं, तो यहाँ पे आया हूँ इंशाल्लाह। तो बड़ी उम्मीद मिली है मुझे, और यहाँ पे इलाज भी फ्री होता है। तो ये इलाज गालिबन मैंने ऐसा सुना है कि 10,000 12,000 डॉलर के होते हैं, और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, ये पेशावर से आया हूँ। तो ये लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और अल्लाह इनको और भी तरक्की दे। मेरे आज 4 हो गए, कल आखिरी अपॉइंटमेंट है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब अगला उसके बाद जो इंजेक्शन का वो 6 महीने का इंजेक्शन का प्रोग्राम है वो बाद में बताएंगे। तो इंशाल्लाह कल आखिरी अपॉइंटमेंट है मेरा। चार्जेस ना 1 रुपये भी नहीं लेगा। मुझे पहले दिन बताया था जब यहाँ पे आ जाओ तो किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, हम इलाज फ्री में कराते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और यहाँ का आमला जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सब बहुत बाखलाक तरीके से पेश आते हैं। अक्सर मैंने अस्पतालों में देखा है तो वहाँ फीस भी लेते हैं, लेकिन इस तरह का रवैया नहीं करते जैसा यहाँ पे है। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इन लोगों का, अल्लाह इनको और भी तरक्की दे। आपने देखा कि साइबर नाइफ में रोबोट्स किस तरीके से काम करते हैं, कैंसर का किस तरीके से इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, टोमोथेरेपी यूनिट में किस तरीके से पेशेंट्स की टोमोथेरेपी की जा रही है। और ब्रेक के बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का विज़िट करवाते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा।
इनॉग्रेटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में, जहाँ पर जिसे जो है तकरीबन कुछ रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ का इनॉग्रेशन किया था। तकरीबन 120 बेडेड ये वार्ड है जिसका जो है इनॉग्रेशन किया गया है और अब यहाँ पर तमाम जदीद इलाज की जो है वो सहूलियात मुयस्सर हैं उन मरीज़ों के लिए जो कि नफ्सियात के अमराज में मुब्तला हैं। इस वक्त डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर चुनीलाल। हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, कौन कौन सी अमराज का जो है आप लोग यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, कितने बेडेड ये वार्ड है, तमाम तफसीलात दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर चुनीलाल है और मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट JPMC में एज एसोसिएट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो ये है कि ये हमारे वार्ड की न्यू कंस्ट्रक्शन है। पहले हमारा जो साइकेट्री डिपार्टमेंट था 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था JPMC में फ़र्स्ट टाइम, जिसके प्रोफेसर थे प्रोफेसर डॉक्टर ज़की हसन साहब। उसके बाद प्रोफेसर हारून साहब थे, उनके बाद प्रोफेसर मुसरत साहब ने इस वार्ड का चार्ज संभाला और उनके बाद प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब थे। इकबाल साहब की रिटायरमेंट के बाद मुझे इस डिपार्टमेंट का चार्ज मिला इन 2021। तो अभी पहले हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, अभी हम इस न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं और तकरीबन हमें कोई 1.5 ईयर हो गया है इस बिल्डिंग में। तो ये जो बिल्डिंग है एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई गई है और जो हमारी कैपेसिटी थी पहले 30 बेड्स की, उसको एक्सटेंड करके 120 बेडेड फैसिलिटी पे लेके आया गया। इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिंध गवर्नमेंट का और जिन्होंने बड़ी हेल्प की इस डिपार्टमेंट के हवाले से, और सूरती फैमिली सवेरा ग्रुप है जिन्होंने जो मेन डोनर्स हैं इस डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और ये फैसिलिटी अपने उस पे पहुंची कि अब हम 120 बेडेड फैसिलिटी रखते हैं जिसमें हम डिफरेंट साइकेट्रिक इश्यूज़ जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबियाज़, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक इलनेसेस जैसे हैं, और दूसरा जो है इसके अलावा एडिक्शन के पेशेंट्स। और आगे चल के हमारा ये है कि हम एडिक्शनोलॉजी से अलग यूनिट हम बनाएंगे, इसमें अलग से बेड्स होंगे, और चाइल्ड साइकेट्री का भी इसमें है कि चाइल्ड साइकेट्री के भी जो है इसमें बच्चों के बहुत से अमराज हैं जो कि आजकल बड़े प्रिवेलेंट हैं। एडिक्शनोलॉजी से हमारी यूथ बड़ी सफ़र कर रही है, तो उसके हवाले से भी हमारे यहाँ है कि अब हम वो भी बेड्स जो है वो रिज़र्व है हमारे पास। अब उसका जो है स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों की तरफ भी जाएंगे कि हम उनको अलग से कैटर कर सकें। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा मेडिसिन का क्या यहाँ पे फॉर्मेशन है? यहाँ मेडिसिन आप लोग खुद प्रोवाइड करते हैं या बाहर से मंगवाते हैं? क्या सिलसिला, ये भी बताएं। इसमें ये है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ पे पूरी साइकेट्रिक मेडिकेशंस यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम इंडोर पेशेंट्स और आउटडोर पेशेंट्स को जो है वो देते हैं। इसके अलावा पेशेंट एड फाउंडेशन की तरफ से भी हमें इस सिलसिले में वो हेल्प हासिल है। पेशेंट एड फाउंडेशन का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डिपार्टमेंट में कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया इस डिपार्टमेंट को बनाने में भी और मेडिसिन प्रोवाइड करने के हवाले से भी। तो वो चीज़ें भी हैं कि जो है इंडोर पेशेंट्स को भी फ्री ऑफ कास्ट मेडिकेशंस हैं, इन आउटडोर पेशेंट्स को भी फ्री ऑफ कास्ट मेडिकेशंस मिलती हैं यहाँ पे। मेडिकेशंस के अलावा यहाँ पे साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी हैं जो कि सूरती फैमिली सवेरा ग्रुप ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हायर किए हैं और वो भी जो है हमारे इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ साथ थेरेपीज़ भी जो है वो फराहम की जा रही है अंडर वन रूफ, और इनका प्रोजेक्ट ये है कि अब आइंदा आने वाले चंद सालों में इसको चाइल्ड साइकेट्री और उसके साथ साथ जो है एडिक्शन के पेशेंट के लिए भी यहाँ पर मज़ीद सहूलियात शुरू करने का अंदिया जो है वो जाहिर किया गया है। बज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो ये स्टेप्स उठाए गए हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काबिले तहसीन जो है वो देखे जा रहे हैं, और ख़ुसूसन अगर हम जिना अस्पताल की बात करें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक यूनिट जो है जिसका आगाज़ यहाँ पर किया जा चुका है, जहाँ पे माहिर नफ्सियात समेत जो हैं दीगर डॉक्टर्स जो हैं नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीज़ों का बेहतरीन यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इलाज के साथ उनकी काउंसलिंग और उनकी थेरेपीज़ भी जो है वो अंडर वन रूफ फराहम की जा रही हैं। आइए चलते हैं अब डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट, जहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं और वहाँ पर क्या तफसीलात हैं, आपको बताते हैं।
इस वक्त हम न्यूली इनॉग्रेटेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट में मौजूद हैं और 120 बेडेड जो है ये फैसिलिटी है। यहाँ पर अब तमाम ही सहूलियात जो हैं वो अंडर वन रूफ फराहम की जा रही हैं। इस वक्त डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद शेर, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सेकेंडली सर, ये बताइएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं और अब क्या सूरत हाल है, पहले क्या हालात थे डिपार्टमेंट के और अब कितने चेंजेस आ गए हैं? आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम एक खस्ता हाल बिल्डिंग में पिछले 50-60 साल से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में थे, जो कि इतनी खस्ता हाल थी कि हमें बार बार रिमाइंडर देने पड़े कि इसको गिरा दिया जाए एंड वी शुड हैव न्यू फैसिलिटी। बट थ्रू एफर्ट्स ऑफ पेशेंट एड फाउंडेशन एंड काइंड डोनर्स, पिछले 2-4 साल के दौरान वी हैव दिस न्यू फैसिलिटी। दिस इज़ ग्राउंड +3 and it is not purely neurology unit, it is neurology plus stroke unit। और पब्लिक सेक्टर में ये पहला गवर्नमेंट फैसिलिटी है जिसमें स्ट्रोक यूनिट इनकॉर्पोरेट किया गया है। वी नीड हायरिंग टू रन स्ट्रोक यूनिट, जो कि 3rd फ्लोर पर है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं हो। होपफुली विद इन फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स इट विल बी ऑपरेशनल। ये फैसिलिटी अब तक किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल सिंध की हद तक नहीं है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ओल्ड बिल्डिंग में वी हैड जस्ट 30 बेड्स, नाउ वी हैव अराउंड 60 बेड्स विच आर फुली ऑपरेशनल। वी आर रिसीविंग पेशेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ सिंध, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पंजाब एंड बलोचिस्तान। और हम बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ नई बिल्डिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट टू ऑल दी पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अब उसमें नए जो हमारी टेस्ट हैं उसमें EEG, EMG, नर्व कंडक्शन टेस्ट, इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट्स, ये सारे टेस्ट नई बिल्डिंग में अवेलेबल हैं एंड दीज आर अवेलेबल टू ऑल दी पेशेंट्स फ्री ऑफ कास्ट विदाउट चार्जिंग एनी मनी। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको हम प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं, जिसकी कास्ट पर पेशेंट 200 to 300,000 पर पेशेंट है मार्केट में। एंड वी डिड 780 सेशंस ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस लास्ट ईयर फ्री ऑफ कास्ट टू ऑल द पेशेंट्स। और ये आप देख सकेंगे जब आप विज़िट करेंगी इस बिल्डिंग को, तो दैट इज़ फुली ऑपरेशनल। हमारे पास डेली 4 से 5 प्लाज्मा फेरेसिस के सेशन होते हैं। ईच सेशन कॉस्ट 50,000 60,000 इन प्राइवेट सेक्टर। और मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू डू अराउंड 1,000 सेशंस दिस ईयर एज वेल। तो ये भी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हमारे पास एडजॉइनिंग बिल्डिंग में अवेलेबल है। एक इशू ज़रूर है नई बिल्डिंग में, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, नंबर ऑफ़ बेड्स की तादाद बढ़ गई है, स्ट्रोक यूनिट को इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। वी नीड हायरिंग थ्रू ईदर पेशेंट एड फाउंडेशन और थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर और थ्रू जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। फॉर सम टेक्निकल रीजंस वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ, स्पेशली फैकल्टी एंड मेडिकल ऑफिसर्स। तो कुछ टेक्निकल रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ ज़रूर हो रही है। वी आर डूइंग आवर अटमोस्ट टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेशेंट्स, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर हायरिंग हो जाए, आपको ये सुन के हैरत होगी कि इस वक्त JPMC जो कि पूरे सिंध को एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान पंजाब को कैटर कर रहा है, उसकी फैकल्टी के लोगों की तादाद किसी भी हॉस्पिटल से जो कि जनरल हॉस्पिटल है उससे कम है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आप प्लाज्मा फेरेसिस की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में या स्पेशली पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस आप लोगों ने कराया और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं आप लोग। सर बेसिकली क्या है प्लाज्मा फेरेसिस, कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे होता क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ये भी बताइए। अच्छा, प्लाज्मा फेरेसिस की काफ़ी इंडिकेशंस हैं, लेकिन मेनली हमारे वो पेशेंट जो न्यूरोपैथी की वजह से जल्दी कुछ दिनों के अंदर अंदर पैरालाइज हो जाते हैं, जिसको हम गुलेनबेरी सिंड्रोम कहते हैं कंडीशन को। पेशेंट विद इन फ्यू डेज दे बिकम टोटली पैरालाइज्ड।
और एक और कंडीशन है जिसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। ये बड़ी कॉमन कंडीशंस हैं वेयर पेशेंट्स नीड प्लाज्मा फेरेसिस। तो हमारा 80% ऑफ बल्क इन दो कैटेगरीज़ में है, लेकिन प्लाज्मा फेरेसिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज टू कंडीशंस। बहुत सी रेयर कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें प्लाज्मा फेरेसिस की इंडिकेशन बनती है। तो मेनली हम GBS के पेशेंट्स, माइस्थेनिक क्राइसिस के पेशेंट, ऑटो इम्यून इनकेफेलाइटिस की एक कैटेगरी आ जाती है, वो पेशेंट्स, कुछ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको NMO कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें हम फ्रीक्वेंटली ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आई टोल्ड यू वी आर प्रोवाइडिंग इट फ्री ऑफ कास्ट। सर मेडिसिन के भी बारे में बताइएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं या जो वॉक इन पेशेंट्स OPD में आते हैं उनकी मेडिसिन का क्या क्राइटेरिया है, वो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या बाहर से पेशेंट्स परचेज करते हैं? देखें, इशू ये है कि वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स who may need very costly medications which may not be available. For example, एक कैटेगरी है जो कि IVIG कहलाती है जिसकी इंडिकेशन न्यूरोलॉजी में बनती है, बट दिस ट्रीटमेंट कॉस्ट 2 to 3 million रुपीज़ पर पेशेंट, तो वी डोंट मेक इट अवेलेबल। उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट अक्सर प्लाज्मा फेरेसिस बनती है अक्सर। उसके अलावा जितनी भी एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर अवेलेबल थ्रू JPMC फार्मेसी सर्विसेज। कभी कभी टेक्निकल रीजंस की वजह से वो उनकी अगर सप्लाई शॉर्ट होती है तो कभी ये सिचुएशन हो सकती है कि डे 1 पे पेशेंट को कहा जाए ऑड टाइम पे कि आज आप दवाई ले लें, वी विल मेक इट अवेलेबल फ्रॉम टुमारो, जब तक उसका इंडेंट बन जाए। तो अगर किसी मरीज़ ने 1 या 2 दिन की पेमेंट की है तो वो ये क्लेम कर सकता है कि मैं एंटीवायरल 2 इंजेक्शन लाया था, लेकिन डेफिनेटली अगर वो दोपहर को 2 बजे आया है तो उसका इंडेंट अगले दिन ही बनना है और नेक्स्ट डे से पहले उसको 3 इंजेक्शन लेके आने हैं। कि इस साइबर नाइफ की फैसिलिटी को जो है टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो शामिल भी किया गया है, जिसके बाद जो है गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आकर जो इन तमाम फैसिलिटीज़ का दौरा भी किया और ऑफिशियल इनाग्रेशन भी किया था। और अब दोबारा से एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कराची समेत सिंध के जो दीगर अस्पताल हैं वहाँ पर भी जो है अब तवज्जो दी जाएगी और जो हेल्थ का जो ये सेक्टर जो काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा था उस पर दोबारा से तवज्जो दी जा रही है, ताकि सिंध के जो बासी हैं या समझ लें कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो इन सहूलियात से फैज़याब हो सकें। बोल जमूर से मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं तारीख़ी सैरगाह हिरन मीनार में, जो जानवरों और इंसानों के दरमियान लाजवाब मोहब्बत का शाहकार है और इसको 1607 में तामीर किया गया। जो बादशाह जहांगीर था इसको अपने पालतू हिरन से बहुत प्यार था और शिकार के दौरान अपने ही तीर से अपने भी प्यारे हिरन का जो है वो शिकार कर डाला और इसी की याद में ये हिरन मीनार जो है इसको तैयार किया गया। मेरे साथ इस टाइम कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी मैम, यहाँ पर आप आए एक हिस्टोरिकल प्लेस पे, कैसा लगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी भी काफ़ी है, लेक भी है यहाँ पे, तो आई थिंक क्लीनलीनेस की थोड़ी ज़रूरत है इधर और रेस्टोरेशन की भी बहुत ज़रूरत है। स्पेसिफ़िकली अगर आप ये हेरिटेज जो है हमारा 16th सेंचुरी का बना हुआ, तो अगर स्टूडेंट्स आर्टिस्ट्स जो हैं वो अगर इसको रिस्टोर करें और इसके खूबसूरती को ज़रा इन्हांस करें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत अच्छी ये बन सकती है। तो आई थिंक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह, हमारी इन सब जगहों को हमें रिस्टोर करना चाहिए। और एक अच्छा वो भी है बच्चों के लिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट वगैरह अगर वो प्रोवाइड करें तो काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। एग्जैक्टली, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लोग यहाँ पर आते हैं, आपने सफाई और सुथराई की बात की, तो सफाई और सुथराई में लोग जो अपने साथ सामान लेके आते हैं, जिन बैगेजेस में लेके आते हैं, यकीनन उन्हीं बैगेजेस में उनको वापस लेकर जाना चाहिए। आप मैडम क्या आप कहेंगे इस
परेशानी के दौर में, अन्य हालात में आप यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी और आई लव माई कंट्री। हमें बहुत खूबसूरत अल्लाह ने नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम बस हमारे जो भाई बहन हैं पाकिस्तानी हैं उनको ये मैसेज है कि हम सफाई का ख्याल रखें, अपने मुल्क को साफ़ रखें और हम दुनिया को बताएं कि हम कैसे अजीम इंसान हैं, हम इतने अजीम पाकिस्तानी हैं। कहाँ से आप आई हैं और कैसा लगा आपको ये? मैं कराची से आई हूँ और फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ की जो मौजूदा जगह है और यहाँ की एंशिएंट प्लेस में से जो है वो शेखुपुरा के लिए जो है वो है, लेकिन जो इसका माहौल और जो चीज़ें इस तरह की हैं तो इसको मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है और हमारी विरसा है तो उसको हमने सेफ़ भी करना चाहिए और जिस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन है उसको इन्हांस करना चाहिए आगे फर्दर। जी, आप कहाँ से हैं और आप क्या मैसेज देना चाहिए? शेखुपुरा से ही हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे पहले एक कैफ़े होता था, वहाँ पे हम लोग आते थे, लेकिन हुकूमत से अब मुझे अपील है कि वो करें, इसको रीन्यू करें और इसको दोबारा से रीओपन करें ताकि फैमिलीज़ आएँ और इंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर। जी बिल्कुल, यहाँ पर रात के टाइम कैफ़े पर दूर दराज से लोग जो शाम के बाद भी यहाँ पर रात गए दूर दराज से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ पर आते थे। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी मौजूद था जहाँ पर खाना भी खाते थे और ख़ूब इंजॉय करते थे। तो लाइटिंग भी यहाँ पर बड़ी खूबसूरत की जाती थी, उस लाइटिंग की वजह से इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता था। देखिए, ये शेखुपुरा के लिए तो एक हीरे की तरह एक हिडन जेम है, तो ऑब्वियसली हम तो यहाँ पे पास ही रहते हैं। सो ग्रोइंग अप हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग आई हैं, बहुत सारी अपग्रेडेशन भी हुई है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस द वे दे प्रिजर्व्ड इट नाउ राइट नाउ, कि जैसे जिस तरह से अभी ये लुक आफ्टर कर रहे हैं इस काफ़ी बेहतर है। लेकिन फॉर फॉरेनर्स के लिहाज से आई थिंक उनकी अगर सिक्योरिटी या सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए तो पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम तो यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं, तो ग्रोइंग अप हम देखते होते थे ये वाज फुल ऑफ फॉरेनर्स। सो नाउ ऑब्वियसली टेररिज्म की वजह से दीज चीज़ों की वजह से कम हो गया, बट लेकिन इट्स गेटिंग बेटर नाउ, इट्स कमिंग बैक टू इट नाउ। दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ समझे जाने वाली तारीखी सैरगाह हरमीनार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हुकूमती ज़रा सी तवज्जो से न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी सियाहों की आमद से बड़ा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। प्रोग्राम बोल जमूर में अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, जल्द ही मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। देखते रहिए बोल जमूर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।